सब्सक्राइब एंड लाइक वंडर कल्चर। ये दोस्तों, आज बात करते हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है। बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। आज क्लियर करते हैं आराम से। देखिए, जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम किसी सिद्धांत या अवधारणा के अध्ययन की बात करते हैं। समझ गए? मानकर चलिए, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब आप कोई भी सामग्री अर्थव्यवस्था से संबंधित पढ़ रहे हैं तो उसको किस तरीके से पढ़ना है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो जैसे कि जब हम कोई अखबार में अगर मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो अर्थशास्त्र का विषय है, ये बात ठीक है। लेकिन अध्ययन, ध्यान रहे, केवल अध्ययन करना अर्थशास्त्र नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना अर्थशास्त्र है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें सिद्धांत, नियम, अवधारणाएं शामिल हो सकती हैं। इतिहास का अध्ययन करना अर्थशास्त्र नहीं हो सकता। अब शायद आप समझ गए होंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। अब थोड़ा हम आगे दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है? आइए, अर्थव्यवस्था क्या है? ये प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होती है। इसमें क्या करते हैं हम, अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं उसका प्रयोग करते हैं हम किसमें, अर्थव्यवस्था में। जैसे कि जब आप बाज़ार में जाते हैं, मान लीजिए आप 1 किलो आलू खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं, आम खरीदते हैं, तो वह अर्थव्यवस्था का भाग है। आपकी इस गतिविधि में मांग एवं आपूर्ति का नियम लागू होता है। डिमांड एंड सप्लाई, नाम सुना है ना, डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ आपने क्या किया, आपने मांग एवं आपूर्ति सिद्धांत का अध्ययन नहीं किया, बल्कि उसका क्या किया, व्यवहारिक प्रयोग किया। तो ये क्या कहलाती है, हमारी अर्थव्यवस्था, जिसको हम इकोनॉमी भी कहते हैं। राइट? तो चलिए थोड़ा सा और आगे जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए अब हम इसका थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको कैसे हम और जानेंगे। चलिए अब हम मान के चलते हैं कि ये जो अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र है, इसका उद्भव कहाँ से हो माना जाता है। सीधी सीधी बात है कि अर्थशास्त्र का जो है, इस हमारे जो चाणक्य हैं, कौटिल्य, उन्होंने लिखा था। इनका नाम चाणक्य विष्णुगुप्त भी है, जो मौर्य वंश के दरबार में थे। तो इन्होंने जो अर्थशास्त्र में लिखा था, इसमें केवल उन्होंने राज्य के कामों के बारे में बताया था, अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं था। ये अर्थशास्त्र की कुछ चीज़ें इसमें शामिल थी, पर ज़्यादातर नहीं थी। अब हम इसको बोलते हैं कि अर्थशास्त्र की जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है। तो ये ओकियोस नामोस नाम से हुई है। ये ग्रीक शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है, ये देखिए। तो इसकी ओकियस का मतलब होता है हाउस, एंड नोमास का अर्थ होता है मैनेजमेंट, अर्थात घर का प्रबंधन। समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। अब अर्थशास्त्र के पिता कौन है? अब अर्थशास्त्र के पिता, हम एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने बुक लिखी थी अपनी, वेल्थ ऑफ द नेशन, 1776 में, 1776 में, जिससे दुनिया के सभी देशों के संपत्ति के बारे में बात बताई गई थी। चलिए आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि। अर्थशास्त्र को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जानते हैं माइक्रो के बारे में। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? इसके जो पिता माने जाते हैं उनको रैगनर फ्रिस्ट को माना जाता है। तो माइक्रो का मतलब आपको समझ में आ गया कि छोटे स्तर पर की बात की जा रही है। जैसे पहले जो मोबाइल में एसडी कार्ड आते थे वो बड़े होते थे, लेकिन अब क्या आता है, माइक्रो एसडी कार्ड, मतलब आकार में छोटा होना। इसमें क्या किया जाता है, इसमें अर्थव्यवस्था के व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के छोटे स्तरों पर अध्ययन किया जाता है। जैसे पर कैपिटल इनकम, डिमांड एंड सप्लाई, रेवेन्यू, यूटिलिटी, प्राइस थ्योरी, डिमांड थ्योरी। ठीक है, तो ये सब किस में आता है, माइक्रो। ये छोटे लेवल की बात करता है। ये सारे टॉपिक इस पे आते हैं माइक्रो लेवल में। अब हम आगे चलते हैं हम
मैक्रो लेवल पे, कि मैक्रो लेवल पे क्या कहते हैं। अब इसके भी समष्टि अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं, उनके पिता कौन हैं? जॉन किन्स, इनको इसके पिता कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम बड़े स्तर पे, व्यष्टि मतलब बड़ा, बड़े स्तर पे नेशनल इनकम प्लानिंग, टैक्स, बजट, बैंकिंग, इन सब का प्रयोग हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। ठीक है। अब मानकर चलिए अगर हम केवल एक व्यक्ति की आय के बारे में आकलन कर रहे हैं तो बहुत छोटे स्तर पर, ये किस में आ गया? माइक्रो का। लेकिन जब हम पूरे देश की बात कर रहे हैं तो वो किस पे आ जाएगा? मैक्रो का भाग होगा। चलिए अब हम अर्थशास्त्र को जान गए हैं, अब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थव्यवस्था। तो देखो अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, यह सब कौन तय करता है? बाजार तय करता है। इसमें सरकार का कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती, इसमें कोई सरकार का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है। तो जो एडम स्मिथ की बुक थी वो किस पे आधारित थी? वो थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे। ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पिता जो एडम स्मिथ हैं, जिन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी कहते हैं, तो उन्होंने ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। अब हम आगे चलते हैं। दूसरी अर्थव्यवस्था कौन सी है? समाजवादी या राज्य अर्थव्यवस्था। ठीक है। इसमें क्या होता है? उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला किसके द्वारा लिया जाता है? सरकार द्वारा। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? केंद्रीकृत या नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है। जैसे कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी, उसको क्यों कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था? क्योंकि वहाँ पे उत्पादन, आपूर्ति, कीमत सबका फैसला कौन करती है? सरकार करती है। तो 1985 से पहले अर्थव्यवस्था को, चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था एक तरह से, तो 1985 से पहले भी जो व्यवस्था थी वो वहाँ पे भी साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, समाजवाद का एक पार्ट है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के उत्पादन के साधनों जो भी है, सामूहिक नियंत्रण की बात की जाती है। ठीक है। तो साम्यवादी में क्या होता है? इसमें संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। समाजवादी में सामूहिक होता है, सामूहिक नियंत्रण सरकार का भी होता है, लोकतंत्र का भी होता है, पर साम्यवादी में केवल सरकार की ही भूमिका होती है, उसको साम्यवादी कहते हैं। ठीक है। तो पहली बार जो इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो वो थे जर्मन के जो दार्शनिक थे हमारे कार्ल मार्क्स जी। उन्होंने सबसे पहले राज्य व्यवस्था या समाजवाद की अवधारणा 1917 में, जब रशिया की जो क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति, उस समय सोवियत संघ में नज़र आई थी। तो चीन में ये कब आई थी? 1949 में, जब आज़ाद हुआ था, पता है ना। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, 1949 में चाइना। ठीक है। 2 साल के बाद फिर भी हमसे आगे है। चलिए अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तीसरी अर्थव्यवस्था में कौन आता है? मिश्रित। मतलब इसमें कुछ लक्षण किसके पाए जाते हैं? राज्य अर्थव्यवस्था या समाजवाद। ठीक है। और कुछ पूंजीवादी हो अर्थव्यवस्था, ये दोनों का मिला जुला रूप है। द्वितीय विश्व युद्ध पता है ना, जो 1939 से 1945 तक चला था। उसके बाद शीत युद्ध चला था किसके बीच में? रशिया, यूएसआर और यूएसए के बीच में। इन दोनों के बीच में 2 गुटों में बंट गई थी। इन दोनों के बीच में जो भी वार चल रहा था, जिसको कोल्ड वॉर कहते हैं, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें उपनिवेशवाद के चुंगल से जो भी निकले थे दुनिया के देश, कुछ यूएसआर में जुड़ गए, कुछ यूएसए में जुड़ गए। ठीक है। तो भारत ने क्या किया कि भाई वो ना तो यूएसए के साथ जुड़ा, ना ही यूएसए के साथ। उसने कहा कि ना तो हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ना ही हम समाजवादी, हम हैं मिश्रित। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को किसने अपनाया? इसमें भारत था, मलेशिया था, इंडोनेशिया था, ऐसे थे, शामिल हो गए। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था जो होती है ये 3 तरह की होती है। अब इसके क्षेत्र आते हैं। क्वेश्चन हमेशा यहाँ से बनता है कि अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस। तृतीय क्षेत्र को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। चलिए आगे करते हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? पर्यावरण पर निर्भर होता है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति, खनिज जैसे
प्राकृतिक संसाधनों पर। क्वेश्चन ये बनता है कि कृषि, पशुपालन व मत्स्य पालन ये कौन सी क्षेत्र में आता है अर्थव्यवस्था के, तो ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। तो इसमें जो भी होता है, जो सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है, उसके अंतर्गत प्राइमरी सेक्टर को रखा जाता है। इसमें जो श्रमिक कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेड कॉलर जॉब। वो किसके अंडर करते हैं, उनको कहते हैं हम रेड कॉलर। 3 तरह के होते हैं ना, रेड, ब्लू एंड वाइट, ठीक है। चलिए अब हम द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं। द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे लौह इस्पात उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसमें निर्माण कार्य होता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, ये बताया था। इसमें कौन से होते हैं, इसमें कुशल श्रमिक होते हैं। कुशल श्रमिक कौन होते हैं, हमारे इंजीनियर्स। उन्हें क्या कहते हैं, वाइट कॉलर। क्या होता है, वाइट कॉलर जॉब के अंडर लिया जाता है उनको, ठीक है। तो जो उत्पादन, जो सेकेंडरी सेक्टर में जो काम करते हैं, एक तो हो गए जो कुशल श्रमिक होंगे, इंजीनियर वगैरह, जिनके पास स्पेसिफिक डिग्रीज होती हैं, वो वाइट कॉलर में आते हैं। और जो दूसरे वहाँ पे होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, वो किसके अंडर आते हैं, ब्लू कॉलर जॉब के अंडर आते हैं। श्रमिक जो होते हैं वो उसके अंडर काम करते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अगला है तृतीय क्षेत्र, जिसको कहते हैं हम सर्विस सेक्टर, राइट। तो इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा। ये सब किसके अंडर आता है, ये आता है सर्विस सेक्टर के अंदर। तो अब आप समझ गए होंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। तो इन सब का मैंने आपको डिटेल में बताया, आपको शायद समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।